मंत्री निवास में लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम बेटियों का सम्मान, मार्गदर्शन और संवाद पर आधारित था। इसमें बेटियों ने पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा रखी है और बेटियों ने कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना के लिए आभार भी जताया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पहले 1000 लड़कों पर 911 बेटियां पैदा होती थी, लेकिन अब लिंगानुपात में सुधार हुआ है। अब 956 बेटियां पैदा हो रही हैं। लाडली उत्सव मनाया जा रहा है। बेटियों की जिंदगी में नया सवेरा लाने वाली योजना लाडली लक्ष्मी योजना 16 साल की हो गई है और मेरी वो बेटियां जिनको गोदी में लेके उछाल उछाल के मैं प्रेम करता था और फिर उनको आश्वासन पत्र देता था, कोई 2 महीने की, कोई 4 महीने की बेटी, अब इनमें से कई बेटियों की उम्र 16 साल हो गई, कई तो कॉलेज में भी चली गई। लाडली लक्ष्मी बेटी योजना एक अद्भुत योजना है। हम मौजूद हैं मुख्यमंत्री निवास पर, जहां लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया गया। हमारे साथ कुछ लाडली लक्ष्मियां हैं, उनसे बात करते हैं। कैसा लगा कार्यक्रम? आपने होस्टिंग की है? फर्स्ट टाइम होस्टिंग थी तो डर लग रहा था, लेकिन मामा जी हमारे बहुत पोलाइट नेचर हैं। वो हमेशा लड़कियों को प्रोत्साहित करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो थोड़ी बहुत गलती भी हुई मेरे साथ, लेकिन उनने अप्रिशिएट किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम था, डर लग रहा था, लेकिन सब अच्छा हुआ। अच्छा, आपने भी होस्टिंग की, कैसा लगा? सर, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं वहाँ पर बोलूँ। मेरे सारे आंगनवाड़ी वाली कार्यकर्ताओं ने भी मेरी सहायता की ये सबको संपूर्ण करने के लिए। हमारे साथ और भी लाडली लक्ष्मी हैं। आपने अच्छा खासा गाना सोचा जरा, तो उसमें नृत्य किया है, कैसा परफॉर्मेंस रहा आपका? कैसा लगा जब आप नृत्य कर रही थी सीएम शिवराज सिंह चौहान की? पहले तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि सीएम के सामने डांस करना था, तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, बट फिर सब सही हो गया। अच्छा, ये जो लाडली लक्ष्मी योजना है, इसका पूरा पता है जैसे क्या क्या होता है? अब तो और भी घोषणा कर दी है शिवराज सिंह चौहान जी ने कि जो MBBS करेगा, जो IIT में करेगा, उसके लिए भी पैसा है। तो इससे क्या लगता है आपको, आगे चल के इसमें जो लाडली लक्ष्मियाँ हैं, जो बेटियाँ हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण रहेगा? जी बिल्कुल महत्वपूर्ण रहेगा। और मैं तो डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। और वो बहुत मतलब पढ़ाई में तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। आप क्या बनना चाहेंगे? मैं तो IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ और कुछ देश के लिए करना चाहती हूँ। मैं देखती हूँ IAS ऑफिसर्स कैसे आते हैं, कैसे उनका सम्मान होता है। वो देश के प्रति एक अलग ही भावना है IAS बने, इसलिए मुझे IAS बनना है। आप क्या बनना चाहेंगे? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती हूँ। सीएम शिवराज सिंह चौहान की दूरदृष्टिता थी, जिसके आधार पर उन्होंने शुरू से शुरुआत की थी और पैदा होते से बच्ची की पढ़ाई और उसके बाद उनकी शादी तक का खर्चा सीएम शिवराज सिंह चौहान उठा रहे। कैमरामैन मुकेश के साथ सत्यम शर्मा, प्राइम न्यूज भोपाल। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को लेकर कहा कि कांग्रेस में अब 2 ही नेता बचे हैं, दिग्विजय सिंह जिनसे जनता पक गई है और कमलनाथ से जनता थक गई है। कांग्रेस की सरकार आ जाए तो दिग्विजय सिंह कहते हैं हिंदू समझदार है, बीजेपी की सरकार में हिंदू बेवकूफ कहते हैं। कमलनाथ के थके हुए नेताओं के बयान पर कहा कि कमलनाथ कहीं युवराज पर तो सवाल नहीं उठा रहे हैं। कांग्रेस में ये 2 ही नेता बचे, एक दिग्विजय सिंह जी जिनसे जनता पक गई, एक कमलनाथ जी थक गए। एक पका हुआ है, एक थका हुआ है। 2 ही नेता बचे आज कांग्रेस के। और ये कभी भी हिंदू का अपमान जब हो उसको छूटते ही नहीं। इनकी सरकार आ जाए तो हिंदू समझदार हो, भाजपा की आ जाए तो बेवकूफ है। ये इनकी थीम रहती है। इन्हें ओसामा जी कहने को हिंदू मानते हैं। ये राम मंदिर पर तारीख पर सवाल उठाने को अब हिंदुत्व मानते हैं। राम सेतु और राम को काल्पनिक कहने को ये हिंदू मानते हैं। उमरिया जिले के नगर परिषद नरोजाबाद प्रांगण में लाडली लक्ष्मी उत्सव कार्यक्रम संपन्न किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य मनीष सिंह और नगर परिषद अध्यक्ष कुशल सिंह रहे, जिन्होंने कन्या पूजन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान का लाडली लक्ष्मी उत्सव कार्यक्रम को संबोधन मुख्यमंत्री निवास से लाइव प्रसारण भी किया गया है।
जी, मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना शुरू हुए 16 साल कंप्लीट हो गए हैं और आज ही के दिन 2 मई को लाडली लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया गया था। इसी को ध्यान में रखते हुए पूरे प्रदेश में लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाने का निर्णय किया गया है, जिसमें अभी आप जानते हैं कि बालिकाओं के प्रति, जन्म के प्रति सकारात्मक सोच, लिंगानुपात में वृद्धि और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए योजना का शुभारंभ हुआ था। अब जो बालिकाएं जो हमारी सबसे शुरू में लाभान्वित हुई थी, वो अब इस समय पे कक्षा 12वीं और कॉलेज स्तर तक पहुंच चुकी हैं, जिनके अंदर विविध प्रकार की प्रतिभाएं हैं। उन प्रतिभाओं का विभिन्न मंच जो है, आज ये कार्यक्रम जो यहाँ पे ये संचालित हुए हैं, ग्राम पंचायत स्तर, इसके ऊपर नगर पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम को मुख्यमंत्री निवास से संचालित हो रहा था, जिसका हमको मार्गदर्शन भी मिला। कांग्रेस में शामिल होने वाले कार्यकर्ताओं को कमलनाथ ने संबोधित करते हुए कहा कि आज आपने कांग्रेस का साथ नहीं दिया है, सच्चाई के साथ दिया है। आज प्रदेश की तस्वीर कुछ और है। प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। बेरोजगार युवाओं से लेकर पीड़ित किसान और व्यापारी सभी परेशान हैं। 18 साल की सरकार में शिवराज सिंह चौहान ने 22,000 की घोषणाएं की है। कमलनाथ ने शिवराज से पूछा कि आप घोषणाओं को छोड़िए, सिर्फ 18 साल का हिसाब दे दीजिए। आज प्रदेश के सामने प्रदेश की जो स्थिति है वो सबसे बड़ी चुनौती है। महीनों के लिए, जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए, 11.5 महीने में हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। आप सब गवाह हैं। 27 लाख किसानों का अगर कर्जा माफ हुआ, कर्जा माफ हुआ। शिवराज सिंह झूठ बोलते रहे, कर्जा माफ नहीं हुआ। अभी भी कर्नाटक गए, कहते मध्य प्रदेश में कोई कर्जा नहीं माफ हुआ। इनका तो खाना हजम नहीं होता जब तक ये झूठ ना बोले। दिन में अगर झूठ ना बोले, इनका खाना हजम नहीं होगा। तो ये तस्वीर प्रदेश की अपने सामने रख लीजिए। बहुत बड़ी चुनौती है हमारे नौजवानों के भविष्य की। आपको तय करना है कि कैसा प्रदेश हम आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं। ये चुनौती है। मध्य प्रदेश के लगभग 12,000 से अधिक डॉक्टर 3 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। वहीं रायसेन जिले में भी डॉक्टर्स ने आज से काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया है। ऐसे में प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिगड़नी तय हैं। इसके लिए 2 मई तक स्मरण दिवस मनाया जा रहा है। डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल ओड ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों की हठधर्मिता के कारण सीएम की बनाई गई लेवल कमेटी और डॉक्टर के बीच हुई बैठक में समझौता नहीं हो पाया। इसलिए मजबूरीवश पुनः अपनी मांगों को लेकर सभी डॉक्टर्स काम बंद करके अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। देखिए, काफ़ी लंबे समय से हमारे चिकित्सकों की मांगें लंबित हैं, जिसमें डीएसीपी को लेके कोई कमेटी बनाई गई थी, उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही चिकित्सकों को लंबे समय से रेगुलर नहीं किया जा रहा है और अनावश्यक रूप से प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा हस्तक्षेप किया जाता रहा। इसी बात को लेकर एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी, जिसमें सहमति भी हो गई थी, लेकिन सहमति के बाद भी वादा खिलाफी की गई। तो उस वादा खिलाफी के खिलाफ में हमारा ये आंदोलन शुरू हुआ है, जिसमें आज हमने कलमबद्ध रूप से 2 घंटे तक के कलम बंद कार्य नहीं करने का निश्चय लिया और कल से अगर ये मांगे पूरी नहीं होती हैं तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। एक्चुअली हमारी राज्य स्तर पर 3 मांगे हैं। डायनामिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन, पुरानी पेंशन बहाली और चिकित्सकों को उचित सुरक्षा व्यवस्था की। उसके लिए हाई कमेटी लेवल की गठन किया गया था पूर्व में भी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो उस पर बात सहमति बनी नहीं, इसलिए मजबूरन हमें पुनः हड़ताल करना पड़ रहा है। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो आप आगे क्या कदम उठाएंगे? कल हम लोगों ने पट्टी बांध के सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया था। आज हम 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं काम बंद करके, और अगर आज भी गवर्नमेंट हमारी बात नहीं समझती है तो कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम जाएंगे। सारी इमरजेंसी सेवाएं बंद करेंगे। मंडला से कुछ ग्रामीण अपने जीवित होने का प्रमाण देने कलेक्टर के पास पहुंच गए। आपको बता दें कि रोजगार सहायक योजना से 8 परिवार वालों को 2 साल पहले रिकॉर्ड में मृत घोषित करा दिया गया था, जिससे ग्रामीणों को राशन सहित शासन संचालित जैसे तमाम योजनाओं से वंचित रहना पड़ा। वहीं ग्रामीणों की कई बार शिकायत करने पर भी रोजगार सहायक में कोई सुधार नहीं किया गया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि उनके आईडी से खिलवाड़ करके उनको परेशान किया जा रहा है। मेरा नाम संजय कुमार उइके है, मैं ग्राम पंचायत ईश्वरपुर से हूँ और मैं आज जो समस्या लेके आया हूँ सर, वो राशन कार्ड से संबंधित है। अगस्त 2020 से मेरे परिवार को जो है रोजगार सहायक के द्वारा मृत घोषित किया गया है। जो पावती स्पष्ट दिख रही है स्टेटस देखने में सर, स्पष्ट नाम आ रहा है उसका कि देवेंद्र यादव के द्वारा जो है
इसको निरस्त किया गया और कारण दिखा रहा है कि परिवार उपलब्ध नहीं है, मृत घोषित है और मैं जिंदा हूँ सर अभी, और मेरा परिवार भी जिंदा है। मुझे वंचित रखा गया सर 2020 से राशन खाद्यान्न से। ऐसे और कितने परिवार हैं वहाँ? ऐसे सर मेरे पंचायत में भी 6 और 2 8 परिवार की जानकारी लग रही सर कि 8 परिवार के साथ उन्होंने इस टाइप से किया है। कौन है रोजगार सहायक? रोजगार सहायक सर देवेंद्र कुमार यादव। यहाँ पे आवेदन दिए? जी आवेदन दिए हैं सर। यहाँ पे क्या आश्वासन मिला? आवेदन दिए तो यहाँ मैडम जी का कहना है कि हम लोग जो है तहसीलदार के माध्यम से इसकी जांच करवाएंगे और जांच कराने के बाद इस पर कार्रवाई करेंगे, इस टाइप से कहना है मैडम जी। खबर भिंड से है, जहां अनियंत्रित कार गौरी तालाब में गिर गई है और हादसे में कार में सवार 3 लोग डूब गए। 2 लोगों ने कार से बाहर कूदकर खुद की जान बचाई। मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर क्रेन से कार को बाहर निकाला, लेकिन चालक की मौत हो गई। वहीं घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। खबर अनूपपुर की जनपद पंचायत जैतहरी से सामने आई है, जहां ग्राम पंचायत लहरपुर के पंच उप सरपंच लामबंद होकर ग्राम पंचायत के निर्वाचित सरपंच पर आरोप लगा रहे हैं कि महिला सरपंच की उदासीनता की वजह से उनकी ग्राम पंचायत क्षेत्र में विकास नहीं होता है। और यह भी आरोप लगाया गया है कि ग्राम पंचायत के सरपंच पति ग्राम पंचायत का संचालन कर रहा है। समस्याएं तो आए दिन बनी रहती है। मूलतः आज जो समस्या था मेरे निर्वाचन क्षेत्र ग्राम पंचायत लहरपुर का है, वहाँ विगत 9 महीने से, जब से मतलब पंचायत चुनाव हुआ है, 9 महीने से वहाँ जो निर्वाचित सरपंच महोदय हैं, वहाँ पे उनके पति द्वारा आए दिन हस्तक्षेप करना, मेरे जो निर्वाचित पंच हैं उनको परेशान करना, गांव की विकास की बात करें, अगर गांव के विकास के लिए कोई रोडों की बात करें, कार्यों के लिए कोई एस्टीमेट या प्रस्ताव की बात करें, तो हमेशा नदारत रहना और बेइज्जत तरीके से बात करना, हमेशा ड्रिंक करके बात करता हुआ, जिसकी शिकायत मैंने अभी अपने सीओ साहब से मौखिक रूप से की है। सर सीओ साहब का क्या कहना है इस संबंध में, किस तरह की जांच करना चाह रहे हैं? सीओ साहब का कहना कहा जाए तो बहुत ही उदासीनता था। काम तो बहुत सारे हैं। आज भीड़ किस लिए इकट्ठा है? भीड़ ये है कि 2-3 दिन से प्रयासरत हैं यहाँ के जनपद उपाध्यक्ष महोदय भी हैं और हमारे पंचायत के उपाध्यक्ष हैं, पंचगण हैं। कई प्रस्ताव पारित होने के बावजूद भी हमारे सरपंच महोदय उन प्रस्तावों पर हस्ताक्षर नहीं कर रही, इससे हम लोग काफ़ी असंतुष्ट और महीने में कितने दिन आते हैं? सरपंच महोदय उपस्थित होती हैं, उनके पति रहते हैं? उनके पति अक्सर ही आते हैं, वो कभी कभी आते हैं, लेकिन गुमसुम चुपचाप पर बैठे उदासीन भाव से रहती हैं। ये सब प्रतीत होता है कि उनके ऊपर किसी तरीके से दबाव डाला जा रहा है। यहाँ पे भीड़ इकट्ठा होने का एक ही कारण है कि हमारा पूरा पंचायत जनता के यहाँ पे हित में काम करने के लिए तत्पर है, लेकिन हमारे सरपंच महोदय के उदासीन की वजह से इतना ज़्यादा निराश हो चुका है, जिसकी वजह से आज हम एकत्रित हुए थे और साथ ही हम यहाँ पे सब मिलकर और भी प्रस्ताव पारित करना चाहते थे ताकि हमारे ग्राम पंचायत में विकास कार्य। आज ग्राम सभा लगा है कि आज आप किसी आवेदन को लेकर आए थे? आज हम सिर्फ यहाँ पे विशेष बैठक का आयोजन निर्धारित था आज के डेट पे करना, लेकिन सरपंच महोदय को भी इस बात से अवगत कराया गया था कि आज विशेष बैठक होना है और उसमें हमें मुख्यमंत्री भू आवासीय योजना के तहत जितने भी हितग्राही हैं उनको पात्रता या अपात्रता की श्रेणी में रखना था। पंचायत में खासकर आज एक मुद्दा था हमारा कि यहाँ जो भू आवासीय जो लिस्ट बना था उसमें क्या कि अपन एक मीटिंग लगाए थे, उसमें पटवारी मैडम बोली कि ये वेरीफाई करना ग्राम सभा का काम है, जिससे कि अपन पंचगण सब एकत्रित हुए और सरपंच अनुपस्थिति रहा और हम लोग जब उसमें पात्र करके वेरीफाई करके यहाँ पंचायत में रख दिए। इसके बाद क्या कि सरपंच पति आया, उसको ले घर में बैठे बैठे अपन घर बैठे वो मनमानी तरीके से जितने भी हम यहाँ ग्राम सभा में पात्र किए थे उसको मनमानी तरीके से जो पात्र है उसको अपात्र कर दिए, जो अपात्र है उसको पात्र कर दिए और इसके बाद सीधे तहसील भिजवा दिए। क्या खाना पूर्ति कार्य किया जाता है? सरपंच पति काम करते हैं या सरपंच महोदय काम करते हैं? सरपंच पति काम करते हैं। कितने दिन आते हैं महीना में सरपंच यहाँ? सबसे मेन जटिल समस्या है कि सरपंच महोदय का नया आना। समलैंगिकता कानून के विरोध में आज प्रबुद्ध नागरिक मंच ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम डिप्टी कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है।
भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक और विपरीत लिंगी आदि व्यक्तियों के विवाह को विधि मान्यता का निर्णय लेने की तत्परता बताई है। इसी को लेकर प्रबुद्ध नागरिक मंच ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्ट्रेट में इस निर्णय का विरोध जताते हुए अपनी बात महामहिम राष्ट्रपति के नाम पहुंचाने की बात कही। इस संदर्भ में यदि ये देखा जाए कि जिस तरह से ये कानून, समलैंगिक कानून, इसको मान्यता दी जा रही है, हमारे समाज वर्ग और हिंदू संस्कृति के लिए कदापि उचित नहीं है और इससे बहुत सारी संगतियां समाज के बीच में उत्पन्न होंगी। और हमारा जो मातृशक्ति समूह है, क्योंकि मातृशक्तियां देश की संस्कृति और सम्मान को बढ़ावा देने का प्रतीक हैं, तो इन सब का भी ये मानना है कि नहीं, ऐसे जो नियम या कानून बनते हैं जिससे समाज में एक विकृति फैलती है या सामाजिक दुर्दशा पैदा होती है या समाज दुर्दशा की ओर जाता है, ऐसे किसी भी कानून के लिए हम उसके समर्थन में नहीं हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समलैंगिकता कानून को अमली जामा पहनाने के संदर्भ में आज ज्ञापन सौंपा गया है। प्रबुद्ध नागरिक मंच के माध्यम से जितने भी जागरूक जनता यहाँ पर आई है, उनकी ये मांग है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय गरीबी उन्मूलन और भारत में बराबर शिक्षा सबको मिले, समान नागरिकता कानून, स्वच्छ पर्यावरण, ऐसे तमाम विकराल मुद्दों को छोड़कर समलैंगिक कानून को अमली जामा पहनाने के लिए जो कुछ तथाकथित लोगों ने याचिकाएं लगाई हैं, उन पर बड़ी आतुरता दिखा रहा है। हम आज के ज्ञापन के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय राष्ट्रपति महोदया से ये ज्ञापन में प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसे जो भारत के विशेष समस्याएं हैं, उन पर तो आपका ध्यान कभी जाता नहीं है। आरक्षण के मुद्दे को लेकर बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के वरिष्ठ नेता धर्मलाल कौशिक ने प्रेस वार्ता की है। कौशिक ने बताया कि 58% आरक्षण तो उनकी सरकार ने पहले ही लागू कर दिया था। इसके विरोध में कांग्रेस के 2 नेता कोर्ट भी जा चुके हैं। इसके बाद कांग्रेसियों ने उन्हें मंत्री का पद भी दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि किस प्रकार कांग्रेसियों की दोहरी मानसिकता स्पष्ट हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद कांग्रेस सरकार को चाहिए कि जितने भी रिक्त पद बचे हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी कर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करें। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है आरक्षण को लेकर के, हम उनका स्वागत करते हैं और मैं कह सकता हूं न्याय की जीत है। डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, मैं विधानसभा अध्यक्ष, उस समय 58% पारित किया गया। 32% हमारे आदिवासी समाज को और बाकी समाज को उसका लाभ मिल रहा था। कांग्रेस के लोग कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में ठीक से पैरवी सरकार के द्वारा नहीं की गई और इसके कारण हाई कोर्ट में पराजय का सामना करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई, सुप्रीम कोर्ट में रोक को हटा दी गई है। अब आरक्षण का पूरा लाभ मिलेगा। 58% हमने जो दिया था बहुत सोच समझ करके दिया था और सोच समझ के देने के बाद में आज सुप्रीम कोर्ट ने उसकी पुष्टि कर दी है कि 58% का लाभ लोगों को मिलेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर रमन सिंह जी और मैं विधानसभा का अध्यक्ष था जो उस समय आया है सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय से, लेकिन कांग्रेस में राजनीति करना चाहती थी। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में भर्ती, प्रमोशन और एडमिशन में 58% आरक्षण पर लगी हुई रोक को हटा दिया है। अब छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण के तहत नियुक्ति और पदोन्नति की जाएगी। इसके बाद तत्काल भर्ती और प्रमोशन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। 19 फरवरी को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य के शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 58% आरक्षण को असंवैधानिक बताया था। इसके बाद इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर लगी रोक को हटाने के साथ ही नई भर्तियों के आदेश दिए। राज्य में विभिन्न सरकारी विभागों में अब जल्द नई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। कोर्ट के फैसले आने के बाद आरक्षण को लेकर राजनीति गर्मा गई। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। इस फैसले से न केवल प्रदेश के तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा 2011 में जो 58% के आरक्षण का फैसला को सही जो साबित हुआ है, बल्कि कांग्रेस जिस तरह मामले में दोहरी राजनीति कर रही है उसका भी पर्दाफाश हुआ है। भाजपा शासनकाल में लागू आदिवासियों के 32% आरक्षण पर कांग्रेसियों द्वारा लगवाई गई रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। यह भाजपा की वैचारिक जीत है। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को यह समझ लेना चाहिए कि वे संविधान के ऊपर नहीं हैं। किसी सही नियत से कानून बनाने पर क्या होता है यह माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से जाहिर हुआ है।
अगर सच में आपकी नीति सस्ती राजनीति नहीं कर वास्तव में वंचितों को न्याय दिलाने की होती तो सारे संवैधानिक प्रावधानों पर विचार विमर्श कर कानून बनाया जाता जैसा भाजपा सरकार ने बनाया था। बिलासपुर के कांग्रेस भवन में प्रदेश प्रवक्ता सुबोध हरितवाल के नेतृत्व में कांग्रेस के वक्ता की चयन प्रक्रिया की गई है। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने आकर अपना वक्तव्य पेश किया है। प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि जल्द ही चयन की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। साथ ही चयनित वक्ताओं को पीसीसी कमेटी प्रशिक्षण भी देगी। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेसी जन उपस्थित रहेंगे। हम लोगों ने जैसे पहले ही बताया था कि हम नए और अच्छे वक्ताओं को आमंत्रित कर रहे हैं कि वो आए और अपनी बातों को हमारे मुंह से रखें। देश में ऐसे भी म्यूट सरकार चल रही है जो कभी लोकसभा में माइक को म्यूट कर देती है, कभी विपक्ष के जो नेता कहते हैं उन्हें आप लोगों के माध्यम से बोलने मना किया जाता है। आप लोगों के सामने बोलने के बाद भी चीजें छपती नहीं है, ये भी होता है कई बार। तो जो ऐसी सरकार चल रही है केंद्र, जो लगातार संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाती है, मीडिया पर दबाव बनाती है, लोकसभा के अंदर सांसदों पर दबाव बनाती है, उस सरकार के खिलाफ हम ऐसी आवाजों को बुलंद करना चाहते हैं जो गली में, सड़कों में, नुक्कड़ पर, छोटी सभाओं में निकले और केंद्र सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ बात करें। और उसके साथ ही राज्य सरकार ने जिस तरीके से छत्तीसगढ़ का ध्यान दिया है, जिस तरीके से भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने जनता हितैषी कामों को करने का पिछले 4.5 सालों में काम किया है, उनको जनता के बीच में लेकर के जाए। खबर बेमेतरा जिला के बेरला थाना क्षेत्र से है, जहां कंडरका पुलिस चौकी क्षेत्र के सिलघट गांव में हुए दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक युवक ने आरोपी को 80,000 रुपए उधार दिए थे। मृतक अपने उधारी के पैसे को वापस मांगने के लिए आरोपी पर लगातार दबाव बना रहा था, जिससे परेशान होकर आरोपी ने युवक का गला घोंटकर हत्या कर दी। वहीं मृतक की बीवी ने घटना देख ली और इस कारण आरोपी ने उसकी हत्या कर दी, जिससे बुजुर्ग दंपति की मौके पर ही मौत हो गई थी। अप्रैल को सिलघट गांव में सुखीराम निषाद और श्यामवती निषाद, इन दोनों पति पत्नी का जो 70 साल के उम्र के हैं, इन दोनों की हत्या हुई थी। और इस बारे में जब इन्वेस्टिगेशन किया गया है तो कन्हैया मरकाम जो उधारी लिया था निषाद से, 2 साल से वो चुका नहीं रहा था 80,000, और इस बारे में कई बार झगड़ा भी हुआ है। इसके चलते कन्हैया मरकाम ने 20 तारीख की रात को सुखीराम निषाद को पहले गला घोंटकर मारा, उसके बाद गला काट दिया। और चूंकि उनकी पत्नी ने ये घटना देख लिया है और उसी देखी है करके उस संदिग्ध पर डाउट पर उसने उनकी पत्नी श्यामवती निषाद को भी कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। इस संबंध में पुलिस विवेचना में हथियार जो उपयोग किए हैं और जो कपड़े उन्होंने जलाया है, इस सब की जब्ती की गई है और इस आधार पर कन्हैया मरकाम को आज गिरफ्तार कर जेल भेजा है।